अगला सवाल 11 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। 1948 में संविधान सभा ने भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? 1948 में संविधान सभा ने भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की, जिसकी अध्यक्षता किसने की? क्योंकि भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947, इसके साथ ही कई प्रकार की समस्याएं भारत के सामने थी। रियासतों का एकीकरण, और ऐसे में कुछ रियासतें, कुछ राज्य भाषा के आधार पर अलग राज्यों की मांग कर रहे थे, और ऐसे में उनको भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, इसकी पुष्टि करने के लिए एक भाषाई प्रांत आयोग की स्थापना की गई। किसकी अध्यक्षता में? तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा, न्यायमूर्ति एस के धर, श्याम कृष्णधर। यहां कभी कभार धर और दर भी आ जाता है, तो आपको यहां पर कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं। तो भाषाई प्रांत आयोग की स्थापना एस के धर की अध्यक्षता में की गई थी, या एस के धर की अध्यक्षता में की गई थी 1948 में, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, जिनका पूरा नाम है श्याम कृष्णधर। ऑप्शन आपका ही राइट होगा। भारत की स्वतंत्रता के बाद देश में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी। जून 1948 में भारत सरकार की एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें उसने सिफारिश की कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा के आधार पर न होकर के प्रशासनिक सुधार के आधार पर होना चाहिए। प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। भाषा के आधार को इसने नकार दिया। इससे राज्यों में अत्यधिक असंतोष फैल गया, और अतः भारत सरकार को एक और समिति बनानी पड़ी। दिसंबर 1948 में भारत सरकार ने एक और नई समिति की स्थापना की, जिसको हम भाषाई प्रांत समिति या जेवीपी समिति कहते हैं। जेवीपी, क्योंकि जून 1948 में एस के धर की अध्यक्षता में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में एस के धर की अध्यक्षता में धर आयोग की स्थापना की गई थी, अर्थात भाषाई आयोग की स्थापना की गई थी, जिसने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें उसने बताया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन न करके प्रशासनिक सुविधा के अनुसार राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, और इससे राज्यों में और असंतोष फैल गया। और उस असंतोष को देखते हुए भारत सरकार ने दिसंबर 1948 में भाषाई प्रांत समिति बनाई, जिसको जेवीपी समिति भी कहा जाता है, जिसमें 3 सदस्य थे। इन 3 सदस्यों में शामिल थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीतारामैया। ये 3 सदस्य इस भाषाई प्रांत समिति में शामिल थे। इस कारण इस समिति को जेवीपी समिति भी कहा जाता है, जिसका गठन दिसंबर 1948 में किया गया था। धर आयोग, भाषा आयोग के बाद, उसकी रिपोर्ट आने के बाद जेवीपी समिति जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया,
ये 3 व्यक्ति इसमें शामिल थे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 12 नंबर। भारत में एक राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार, अनुच्छेद 130 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार, अनुच्छेद 70 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार, अनुच्छेद 3 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार। भारत में एक राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, तो ऑप्शन डी राइट होगा, अनुच्छेद 3 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार। अनुच्छेद 3 क्या कहता है जी? आइए देखते हैं। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है अनुच्छेद 3 का प्रयोग करते हुए। और इस प्रकार का परिवर्तन करने हेतु अनुच्छेद 368 की आवश्यकता नहीं है, यानी अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। आर्टिकल 3 का क्लोज क्या कहता है कि किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। और आर्टिकल 3 का क्लोज ख कहता है कि किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी। आर्टिकल 3 का क्लोज ग कहता है कि किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। आर्टिकल 3 का क्लोज घ कहता है कि किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। और आर्टिकल अने कहता है कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। इस प्रकार की बात आर्टिकल 3 करता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 13 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है, संविधान में शामिल नहीं है? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। यह संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, इस प्रकार का प्रावधान भारतीय संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। जबकि ये तीनों बातें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में वर्णित है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 14 नंबर। नए प्रदेश के सृजन एवं उसकी सीमा निर्धारण का अधिकार है किसको? नए राज्य के गठन एवं उसकी सीमा निर्धारण का अधिकार किसके पास है? संसद, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए राइट होगा। संसद विधि के द्वारा नए राज्यों का गठन कर सकती है, उसकी सीमा का निर्धारण कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है आर्टिकल 3 के तहत। अर्थात आर्टिकल 3 भारत के अंतर्गत किसी प्रकार का परिवर्तन करना हो राज्यों में, उसकी सीमाओं में, नाम में, तो हम अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेंगे। अगला सवाल 15 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। भारतीय संघ राज्यों के पुनर्गठन किया जा सकता है अथवा उनकी सीमाएं परिवर्तन की जा सकती है। भारतीय संघ के राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है अथवा उनकी सीमाएं परिवर्तित की जा सकती है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। संसद द्वारा विधान की सामान्य प्रक्रिया में साधारण बहुमत द्वारा। ऑप्शन बी है संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा। ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत एवं संबंधित राज्यों के विधानमंडलों की सहमति से। ऑप्शन डी संबंधित राज्य सरकारों की सहमति से
संघीय सरकार के कार्यपालिका का आदेश द्वारा। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? भारतीय संघ के राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है अथवा उनकी सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। या आप कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, उसके लिए किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई थी। तो आइए राइट उत्तर को चेक करते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। संसद द्वारा विधान की सामान्य प्रक्रिया में साधारण बहुमत द्वारा भारत के राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है या उनकी सीमाएं परिवर्तित की जा सकती है, उनके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी संसद द्वारा कानून की सामान्य प्रक्रिया में साधारण बहुमत के द्वारा, 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं है, नए राज्यों के विधानमंडलों की सहमति आवश्यकता है और इस प्रकार की भी कोई बात उल्लेखित नहीं। ऑप्शन ए आपका राइट होगा, क्योंकि आर्टिकल 3 कहता है कि आर्टिकल 3 के तहत कोई भी परिवर्तन किया जाएगा उसके लिए अनुच्छेद 368 का प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं है। 368 संविधान संशोधन की बात करता है, अर्थात 368 की प्रक्रिया का कोई पालन करने की आवश्यकता नहीं है यदि आर्टिकल 3 के तहत आप कोई परिवर्तन कर रहे हैं तो। ऑप्शन आपका ये राइट होगा। हमने पार्ट 1 में आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 इन चारों आर्टिकलों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। यदि आपने वीडियो लेक्चर पार्ट 1 नहीं देखा तो आप उसे जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसको देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगला सवाल 16 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं में क्षेत्रीय परिवर्तन किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं में क्षेत्रीय परिवर्तन किए जा सकते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा, राज्यों के बहुमत की सहमति से संसद द्वारा, संसद के विधेयक द्वारा, परिवर्तन से प्रभावित प्रांतों की सहमति से संसद द्वारा। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं में क्षेत्रीय परिवर्तन किए जा सकते हैं। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। तो आइए इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, संसद के विधेयक के द्वारा। ऑप्शन सी राइट होगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं में क्षेत्रीय परिवर्तन किए जा सकते हैं संसद के विधेयक के द्वारा। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल 17 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। एक विद्यमान राज्य की सीमा को परिवर्तित कर एक नवीन राज्य को बनाने की दृष्टि से 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है। वे हैं, एक विद्यमान राज्य की सीमा को परिवर्तित कर एक नवीन राज्य को बनाने की दृष्टि से 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है। वे हैं सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, संसद। ऑप्शन बी, संसद, सर्वोच्च न्यायालय तथा संबंधित राज्य का विधानमंडल। ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, संबंधित राज्य का विधानमंडल। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति, संसद और संबंधित राज्य का विधानमंडल। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? ऑप्शन आपका डी राइट होगा। राष्ट्रपति, संसद, संबंधित राज्य का विधानमंडल, इन 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है। एक विद्यमान राज्य की सीमा को परिवर्तित कर एक नवीन राज्य को बनाने की दृष्टि से इन 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है, राष्ट्रपति, संसद, संबंधित राज्य का विधानमंडल। क्यों है? क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 3
जो इसके बारे में बात करता है कि आर्टिकल 3 के तहत कोई भी विधेयक यदि संसद में ला रहे हो तो उससे पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। और राष्ट्रपति इस प्रकार की अनुमति कब देगा? जब वह देखेगा कि इस विधेयक से किसी राज्य का हित प्रभावित हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि उस राज्य का हित प्रभावित हो रहा है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को एक निश्चित अवधि जो राष्ट्रपति चाहेगा उस अवधि में उस राज्य के विचारों को जानेगा कि आपकी इस विधेयक के बारे में क्या राय है जो आपके राज्य में परिवर्तन कर रहा है। यदि राज्य उस अवधि में अपने विचार देता है या नहीं देता है तो उसके विचारों को जानेगा। लेकिन यदि राज्य विचार देता है तो राष्ट्रपति उन विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। नहीं देता है तो भी राष्ट्रपति उस विधेयक को अपनी सिफारिश दे सकता है। इस प्रकार की प्रक्रिया आर्टिकल 3 बताता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। तो कोई भी परिवर्तन होगा तो संसद के अधिनियम के द्वारा होगा, संसद के विधेयक के द्वारा होगा। ऑप्शन डी इस सवाल का राइट है, ऑप्शन डी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, 18 नंबर सवाल। भारत में नए राज्य का गठन रिक्त स्थान से होता है, विशेष बहुमत से, सरल बहुमत से, बिना किसी बहुमत के, इनमें से कोई नहीं। भारत में नए राज्य का गठन होता है तो ऑप्शन बी राइट होगा, सरल बहुमत से अर्थात साधारण बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी से। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, 19 नंबर, जहां आपको कथन और कारण दिया गया है। भारत संघ नहीं है, भारत संघ नहीं है, कारण है किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तन करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। भारत संघ नहीं है, कथन ए कह रहा है, और कारण कह रहा है कि किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तन करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी। ए गलत है परंतु आर सही है। भारत एक राज्यों का संघ है और भारतीय संघ को किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम और उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तन करने की शक्ति संघीय संसद को है। यदि राज्य चाहे या न चाहे तो भी भारत की संसद परिवर्तन कर सकती है। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन जून 1948 में किसकी अध्यक्षता में किया गया था? फजल अली, के एम पणिकर, एस के धर, राम सुभग सिंह। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, एस के धर की अध्यक्षता में जून 1948 में भाषाई प्रांतीय आयोग या एस के धर आयोग का गठन किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में प्रस्तुत की, जिसमें इसने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर न करके प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। सत्रह जून 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने
भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति एस के धर द्वारा की गई। भाषा आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के मामले की जांच के लिए इस आयोग की नियुक्ति की गई थी। भाषा आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के मामले की जांच के लिए इस आयोग की नियुक्ति की गई थी। इस आयोग ने 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट पेश की। इस आयोग ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को इसने अस्वीकार कर दिया। इसने कहा कि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। इस रिपोर्ट के आने के बाद भारत में भाषाई राज्यों के पुनर्गठन की मांग और बढ़ने लगी, विरोध होने लग गया इस आयोग का। इस आयोग की सिफारिश को उन्होंने मानने के लिए उन्होंने विरोध किया और उस विरोध को रोकने के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1948 में जेवीपी समिति की स्थापना की। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 21 नंबर। दिसंबर 1948 में किस आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि भाषा के आधार के बजाय प्रशासनिक संविदा यानी प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो। धर आयोग की रिपोर्ट, न्यायमूर्ति वांसु आयोग की रिपोर्ट, फजल अली आयोग की रिपोर्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट। इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, धर आयोग की रिपोर्ट। ऑप्शन ए राइट होगा, दिसंबर 1948 की। भाषाई राज्यों की अवधारणा का प्रस्तावना किया नेहरू रिपोर्ट ने, धर कमीशन रिपोर्ट ने, कैबिनेट मिशन योजना ने, साइमन कमीशन ने। भाषाई राज्यों की अवधारणा का प्रस्तावना किसने किया? इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, धर कमीशन रिपोर्ट ने। धर आयोग, भाषाई प्रांत आयोग, इसने भाषाई राज्यों की अवधारणा का प्रस्तावना किया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसकी जांच के लिए इस आयोग की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन बी राइट होगा। नेहरू रिपोर्ट 1928 में, कैबिनेट मिशन योजना 1946 और साइमन कमीशन 1928। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ट्वेंटी 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जो कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। 3 कथन दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। फिर आपको सही कूट का चयन करना है। आइए एक एक करके चेक करते हैं। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। क्या पहला कथन सही है या गलत? संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। यह कथन अपने आप में बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या कहता है कि एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। यह बात भी बिल्कुल सही है।
दूसरा कथन भी सही है, राइट है। तीसरा कथन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई के आधार के पक्ष में नहीं थी। यानी जेवीपी समिति राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। अर्थात ये भी ऑप्शन है जो तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है। कहने का मतलब यह है कि जेवीपी समिति की स्थापना दिसंबर 1948 में की गई थी और जब इसने अपनी रिपोर्ट दी तो उसमें भी इसने भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को अस्वीकार कर दिया था। अर्थात यह समिति भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के पक्ष में नहीं थी। कुल मिलाकर तो हम कह सकते हैं कि एक निष्कर्ष के रूप में कि एसके धर आयोग और जेवीपी समिति दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के पक्ष में नहीं थी। इन दोनों ने भाषा के आधार को नकार दिया, अस्वीकार कर दिया। तो ऑप्शन डी राइट होगा। ये सभी कथन बिल्कुल राइट है, तीनों कथन। दिसंबर 1948 में एसके धर आयोग की रिपोर्ट के बाद जेवीपी समिति जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया को भारतीय राज्यों के भाषाई पुनर्गठन की संभावनाओं को पुनः स्थापित करने के लिए स्थापित किया गया था। यानी इस समिति की नियुक्ति की गई थी। जेवीपी रिपोर्ट समिति ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विचार को खारिज कर दिया। भाषाई प्रांत समिति, और इसको हम कहते हैं जेवीपी समिति, और इससे पहले था भाषाई प्रांत आयोग जिसको हमने कहा एसके धर आयोग। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में दिसंबर 1948 में एक समिति का गठन किया गया जिसे जेवीपी समिति के नाम से जाना जाता है। इस समिति ने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट दी थी। अप्रैल 1949 में इसने सिफारिश की कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा के आधार पर न होकर के प्रशासनिक सुधार के आधार पर होना चाहिए। कुल मिलाकर एसके धर और जेवीपी समिति दोनों ने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। लेकिन इन दोनों समितियों के विरोध स्वरूप एक लंबा आंदोलन हुआ, क्योंकि इन दोनों समितियों ने भाषा के आधार को नकार दिया, जिसका विरोध भारत में विभिन्न स्थानों पर होने लगा। और एक ऐसा ही विरोध हमारे सामने आता है। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद कांग्रेस के नेता पोट्टी श्रीमालू का निधन हो गया, जो आंदोलन कर रहे थे कि मद्रास से तमिलों के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे। मद्रास प्रांत से तमिलों के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे। उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे पोट्टी श्रीमालू, जो भूख हड़ताल पर थे। 56 दिनों की लंबी भूख हड़ताल के बाद उनका निधन हो जाता है, जिससे यह आंदोलन और अत्यधिक बढ़ गया। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का आंदोलन और तीव्र हो गया था। पोट्टी श्रीमालू के निधन ने आग में घी डालने का काम किया। अर्थात हम कह सकते हैं कि आंदोलन को और तीव्र बढ़ा दिया। अर्थात 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद कांग्रेसी नेता, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पोट्टी श्रीमालू का निधन हो गया, जो मद्रास से तमिलों को लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे, अर्थात आंध्र प्रदेश राज्य की। अतः भारत सरकार को विकट परिस्थितियों में इनके निधन के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन होना चाहिए।
हालांकि जवाहरलाल नेहरू भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के पक्ष में नहीं थे, लेकिन इनके निधन ने और तीव्र आंदोलन ने उनको मजबूर कर दिया। अतः भारत सरकार को मजबूर होकर अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा और मद्रास से तेलुगु भाषी प्रदेश को अलग करके आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। अर्थात भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, जिसका गठन अक्टूबर 1953 में किया गया। मद्रास प्रांत से अलग होकर तमिल को लिए एक अलग प्रदेश की मांग भाषा के आधार पर की गई थी, जिसको यहां पूरा किया गया। कभी कभार कथन आता है कि क्या जवाहरलाल नेहरू भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के समर्थक थे? बिल्कुल नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस घटना के बाद इस घटना को और आंदोलन को रोकने के लिए भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को आंशिक रूप से स्वीकार किया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 24 नंबर। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भाषाई आधार पर पुनर्गठन निम्नलिखित में से किस कारणवश प्रारंभ हुआ? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस कारणवश प्रारंभ हुआ? धरा समिति की रिपोर्ट के कारण, न्यायमूर्ति वांसु समिति की रिपोर्ट के कारण, पीसी रामुलु की मृत्यु के कारण, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के कारण। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भाषाई आधार पर पुनर्गठन निम्नलिखित में से किस कारणवश आरंभ हुआ था? तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। पोटी श्री रामुलु की 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनका निधन हो गया था। इस कारणवश भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन आरंभ हुए। इनकी मृत्यु के बाद आंदोलन तीव्र हो गया था और उस विकट परिस्थितियों में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आंध्र प्रदेश राज्य की मांग को स्वीकार किया, जो भाषा के आधार पर बन रहा था, और अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश के राज्य का गठन किया गया। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। और उसके बाद भारत सरकार ने राज्यों के पुनर्गठन की मांग तीव्र हो रही थी, उसको देखते हुए 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की, नियुक्ति की। राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया था 1953 में, जिसने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 25 नंबर। निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब। स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया? तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। आंध्र प्रदेश बनाया गया था 1953 में, अक्टूबर 1953 में। ऑप्शन बी राइट होगा। तो आज हमने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से भारतीय संविधान की भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र और उसके अनुच्छेदों पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हमने देखा है। अगले पार्ट में यानी पार्ट 3 में हम और अन्य बचे हुए अर्थात शेष प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि हमने अभी 25 प्रश्नों के बारे में चर्चा की है। नेक्स्ट 50 प्रश्नों के बारे में हमारी चर्चा पार्ट 3 और पार्ट 4 में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।